गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट का वेलकम है। आज हम लोग कुछ बहुत से ऐसे नए चीज़ के बारे में जानेंगे जिसके चलते आज का ये जो लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम है, चाहे वो टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे रेडियो का सीधा प्रसारण आप सुनते हैं, चाहे आप मोबाइल से किसी से डायरेक्ट सीधा प्रसारण पे बात करते हैं, ये सारी बात आज हम लोग पढ़ेंगे। तो गौर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही चैप्टर मैंने पढ़ाने का इसलिए सोचा क्योंकि इसी चैप्टर के सहायता से हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे को लाइव देख पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो इसी चैप्टर के सहायता से संभव है। इसमें और एक चैप्टर शामिल है जो कि आगे आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत मदद करता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम किसके लिए है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर के ही दूर तक जाता है, इट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब यहाँ पे ये समझना है, आज का ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, वो है हम लोगों का आज का क्लास है हर्ज एक्सपेरिमेंट। देखिए भाई, आज का क्लास है हर्ज एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर आपको पहले हम हर्ज के बारे में कुछ बात बता दें। हर्ज जो वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे। हर्ज जो वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे, और इनका अगर हम लोग देखें पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम अगर हर्ज का देखें, आज हम लोग हर्ज के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हर्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ज। आज जो प्रयोग पढ़ेंगे, इसी प्रयोग के कारण फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज पड़ा है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हर्ज पड़ा, देखिए ये बात है हर्ज एक्सपेरिमेंट 1888 का। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि ये जो हर्ज हैं इनका पूरा नाम है हेनरिच हेनरिच रिडोल्फ रिडोल्फ हर्ज। देखिए भाई, हर्ज का पूरा नाम क्या है? हेनरिच रिडोल्फ हर्ज। यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हर्ज का फिगर है, थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन उसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। फिगर थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये हर्ज का फिगर है, और ये हर्ज वैज्ञानिक का डायग्राम है, ये हर्ज वैज्ञानिक का फोटो है यहाँ पर लगा हुआ। अब देखिए, यहाँ पर गौर करना है कि इसको इनको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, एच आर हर्ज। शॉर्ट में याद रख सकते हैं एच आर हर्ज। पूरा नाम क्या हो गया? हेनरिच रिडोल्फ हर्ज। एकदम रुचि के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। और यहाँ पर इनका नाम हो गया शॉर्ट में एच आर हर्ज। हर्ज का वो प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसके कारण फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज पड़ा है। लाइन कट गया है, लाइन कट गया है, इसके लिए और सुविधा के लिए खेद है, लेकिन थोड़ी ही देर में लाइन स्टार्ट होगा। देखिए, तब तक कल के कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, द करेंट विच मूव विदाउट एनी वायर। नाम दीजिए, वह धारा जो बिना किसी तार के चलता है, कौन सी धारा है? वह धारा जो बिना किसी तार के चलता है, कौन सी धारा है? लाइन आ जाएगा थोड़ी देर में, तुरंत फिर आगे क्लास चलेंगे। तब तक बताइए, वह धारा जो बिना किसी तार के चलता है वो कौन सी धारा है? कौन सी धारा है? कंडक्शन नहीं, अंकित कुमार, कंडक्शन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट जो जवाब दे रहे हैं सही है। जो बिना बिना किसी तार के चलता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं।
स्पेसमैन करेन, गोविंद रमानी, गांधी कुमार, साक्षी प्रिया, रवीश राज, आप सबका सही है। विपिन कुमार, भारत भारती खुशी, एमडी अय्यर, वारिस रानी, आप सबका सही जवाब है। आलोक कुमार, दिलीप कुमार, भवेश, सबका सही जवाब है। चलिए, आप सब सही जवाब दिए हैं। जो वह धारा जो बिना किसी तार के चलता है। अच्छा, चलिए बताइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने कब किया। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने कब किया। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल वैज्ञानिक ने कब किया। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल वैज्ञानिक ने कब किया, बताइए। स्पेसमैन करें, पीछे का आंसर सही है जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं। अब बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कब हुआ। 1865। रोहित कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं। रोहित कुमार, सही है आपका। 1865। 1865 सही जवाब है। 1865 करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन इसी तरह से बार बार पूछते रहेंगे, उससे आपका रिवाइज भी होता रहेगा और आपको जवाब भी देते रहना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं हर्ज का एक्सपेरिमेंट। तो हर्ज का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल मेथड से हर्ज वैज्ञानिक ने ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का सफलतापूर्वक उपस्थिति को बताया। देखिए अब यहाँ पे हर्ज का एक्सपेरिमेंट हम लोगों को लेना है। हर्ज का एक्सपेरिमेंट देखिए भाई, यही है हर्ज का एक्सपेरिमेंट, गौर कीजिए। देखिए हर्ज का एक्सपेरिमेंट अभी बता रहे थे कि हर्ज का पूरा नाम क्या है। हैनरिच रीडोल्फ हर्ज, याद रहेगा। हैनरिच रीडोल्फ हर्ज हर्ज का पूरा नाम है। अब ये समझना है कि ये कहाँ के थे। तो ये जो थे, नेम हो गया इनका, नेम हो गया। पहले अपना इंटरेस्ट जगाइए कि हर्ज का एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है। मन में सोच लीजिए कि हर्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। एक महान वैज्ञानिक का प्रयोग, हर्ज का वैज्ञानिक एक महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए यहाँ पर हर्ज का प्रयोग समझना है। देखिए नेम हो गया इनका हेनरिच रीडोल्फ हर्ज। हेनरिच रीडोल्फ हर्ज पूरा नाम हो गया। ये कहाँ के थे कंट्री, अगर हम कंट्री का इस बात करें तो ये जर्मनी के थे। ये थे जर्मनी के। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के थे। तो जर्मनी के थे हर्ज। और इन्होंने क्या प्रयोग किया हो, एक एक प्रयोग एक बढ़िया से समझाएंगे। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि ये जो डिजिटल फिगर होता है ये उतारना है, या जो हम बनाते हैं वो उतारना है। तो आपको जो हम बनाते हैं वो उतारना है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है वहाँ पे बोल देते हैं कि ये फिगर भी आपको बनाना है, तो वो आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए। अब यहाँ पे समझना है कि एच आर हर्ज नाम हुआ, कंट्री हो गया जर्मनी, यानी जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इनका जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट जो था, इनका जो सब्जेक्ट था, वाजिब में इनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी था। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इस दोनों दोनों पर इनका बहुत अच्छा पकड़ था। लेकिन एट लास्ट इन्होंने मैथमेटिक्स अच्छा करते हुए फिर फिजिक्स पर आगे बढ़े। और जब ये फिजिक्स पर आगे बढ़े तो फिजिक्स में उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। जब इन्होंने देखा कि हर मार्कोनी के द्वारा दिए गए सिद्धांत को जब इन्होंने पढ़ा, तो इनको लगा कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग जरूर कुछ जो है चल सकता है। जब ये चल सकता है तो फिर कैसे। एक दिन आश्चर्य की बात है कि एक दो तार को लिया था उन्होंने, और दो तार को लेकर के जैसे उन्होंने नज़दीक लाया, देखा कि इस तार से इस तार में धारा प्रवाहित हो रहा है। दूर पे रखने से ही धारा प्रवाहित हो रहा है, स्पार्किंग द्वारा धारा प्रवाहित हो रहा है। इसके द्वारा उन्होंने सोचा और कि जरूर यहाँ पर ये जो जा रहा है धारा, ये एक तरंग है और इसी तरंग के कारण
मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज इन्होंने प्रैक्टिकल मेथड से किया, जबकि मैक्सवेल वैज्ञानिक ने कंडेंसर के दो प्लेटों के बीच ये अध्ययन किया था कि धारा एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जा रही है, लेकिन ये ऐसा तरंग है, वो तो दिखाई तो पड़ता नहीं है, इसलिए इसको अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसको उन्होंने अनुभव किया, लेकिन यहाँ पर चिंगारी के रूप में हर्ज ने दिखाया कि इस तरह से जा रहा है, और उस तरह की तरंग को ही विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा गया। अब यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है, ये इनका जो रिसर्च था, रिसर्च का जो पेपर था इनका, रिसर्च का पेपर इनका रहा वाजिब में। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। इन्होंने जो रिसर्च किए वाजिब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद अंटीना के बारे में भी इन्होंने बताया, डाइपोल अंटीना इसको कह सकते हैं आप, डाइपोल अंटीना। तो डाइपोल अंटीना के बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, ETC बहुत सारे प्रयोग किए। अब यहाँ पे गौर करना हम लोगों को ये है कि रिसर्च जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, डाइपोल अंटीना का, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो हर्ज वैज्ञानिक के प्रयोग को लेकर के ही मार्कोनी वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किए। आगे आप पढ़ेंगे, आपको ये भी आश्चर्य होगा जानकर कि हर्ज वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए प्रयोग को लेकर ही फोटो इलेक्ट्रिक का खोज आइंस्टीन वैज्ञानिक ने किए। तो इस तरह से हर्ज वैज्ञानिक का ये प्रयोग बहुत सारे वैज्ञानिकों के लिए आगे का एक स्रोत बना, और हम लोग कह सकते हैं तब हर्ज वैज्ञानिक एक महान वैज्ञानिक थे, क्योंकि इसमें मार्कोनी, इसमें ये वैज्ञानिक आपका आइंस्टीन, मार्कोनी, आइंस्टीन, इन लोगों ने भी प्रयोग जो किया इनके थ्योरी के आधार पर ही कर पाए। इसका मतलब इनका प्रयोग बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही स्टैटिक और बहुत ही सिस्टेमैटिक प्रयोग था। अब हम लोग इन प्रयोग के बारे में समझेंगे। देखिए, इस प्रयोग के बारे में अब समझना है हम लोगों को, गौर कीजिए। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1888। अब यही चीज आपको कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ, यही चीज कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 1887। अब इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें देखिए, पढ़ाई जब तक अपने दिमाग से सोच कर नहीं करेंगे, इधर उधर करके करेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ऐसा होता यह है एक्चुअली कि जब प्रयोग होता है उसका एक ईस्वी अलग होता है कि इस साल प्रयोग हुआ, उसके बाद वो पेटेंट किया जाता है, उसको वहाँ पे सबमिट किया जाता है, जिस साल सबमिट किया गया उसका ईस्वी अलग हो गया। फिर जिस साल वो निष्कर्ष निकल गया कि हाँ ये सही है, तो उसका ईस्वी अलग हो गया। इसीलिए अलग अलग बुक्स में भी आप देखेंगे कि एक ही चीज़ों का अलग अलग ईस्वी दिया हुआ है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, एक निश्चित टर्म को पकड़ना है और उसको दिमाग में रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर 1887 कुछ जगह मिलेगा, 1888, यहाँ पर हमने 1888 इसलिए लिखा है क्योंकि इस समय ये थ्योरी जो है इनका कंप्लीट हो चुका था, और 1887 में ये थ्योरी सबमिट हुआ था, इसलिए 1888 में ये क्लियर हुआ। अब देखिए, हर्ज का प्रयोग क्या है इस बारे में आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। हर्ज के इस प्रयोग में सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस तरह का एक ऐसा एक तार लिया, और इधर से भी इस तरह का तार लिया, इधर भी करंट है उधर भी करंट है, दोनों तरफ करंट है। और तब उन्होंने पाया कि यहाँ से जो चिंगारी के रूप में करंट है वो इसमें जा रहा है, ये चिंगारी के रूप में जो करंट है वो इसमें जा रहा है, और ये इस तरह से करंट देखा इसमें जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है इसमें चिंगारी के रूप में। ये प्रयोग आप भी घर में कर सकते हैं। इस तरफ एक तार ले लीजिए पॉजिटिव, इस तरफ ले लीजिए निगेटिव, इसको कुछ दूरी पे धीरे 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 सटाइए। जैसे देखेंगे आप नज़दीक आ रहा है, अगर एकदम सटा दिए तो चिंगारी जोर से मारेगा, अगर दूर में सटाए और यहाँ पे मोटा है तार है, इधर भी मोटा तार, तो आप देखेंगे कि करंट इससे इसमें फ्लो हो रहा है। और यही प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग को आगे ले जाने में सफल हुआ। अब यहाँ से गौर कीजिए, ये है यहाँ पर ये वाला जो है
ये वाला, ये है मेटेलिक 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 रॉड। ये जो वाला है क्या है, ये मेटेलिक रॉड है, और ये भी है मेटेलिक रॉड, दोनों मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है। इस मेटेलिक रॉड में क्या है, करंट है। इस मेटेलिक रॉड में क्या है, करंट है। इस मेटेलिक रॉड में क्या है, करंट है। और इसको जब इस तरह से नज़दीक लाया गया तो देखा गया कि इसमें करंट जा रहा है। ये जो करंट इसमें पार हो रहा था, ये वाजिब में जो करंट इस तरह से जा रहा था, इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। और यही चीज़ तो दो प्लेटों के बीच में, कंडेंसर के दो प्लेटों के बीच में मैक्सवेल वैज्ञानिक ने भी बताया था। तो जो मैक्सवेल वैज्ञानिक ने दो प्लेटों के बीच में बताया था, वो दो कंडक्टिंग तार को लेकर, कंडक्टिंग रॉड को लेकर इन्होंने बताया, किसने, हर्ज ने। और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज हुआ। इसके अलावा भी अभी एक और प्रयोग आपको बताएंगे, जिस प्रयोग की सहायता से इन्होंने इस प्रयोग में ये साबित कर दिया कि हम लोग प्रैक्टिकल मेथड से भी विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि मैक्सवेल के मेथड से ये साफ नहीं था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम उत्पन्न कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करके हम कुछ दूर तक भेज भी सकते हैं। इसलिए हर्ज का प्रयोग आज के मॉडर्न साइंस, मॉडर्न युग के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। तो देखिए, अब यहाँ से ये अगर इस तार से इस तार में करंट कंडक्शन जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वाजिब में इस तरह के करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहते हैं। इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इस तरह का डिस्प्लेसमेंट करंट ही वाजिब में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट करंट को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, इस फिगर को आपको नोट करना है। अब यहाँ पे इस तरफ तो हम लोग बहुत तरह का फिगर आपको दिखाते हैं समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए। अब मान लिए हम हर्ज का फिगर दिखा रहे हैं, तो हर्ज का फिगर कॉपी में थोड़ी बनाना है, हर्ज का फिगर कॉपी में नहीं बनाना है। जो फिगर आपको ये समझा रहे हैं, इस फिगर को कॉपी में जरूर बनाना है। ऐसा फिगर कॉपी में बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखने के लिए। लेकिन ये फिगर जो हम बनाते हैं यहाँ पर आपके सामने, उस फिगर को कॉपी में अवश्य नोट करना है। चलिए, अब यहाँ पर आगे देखिए, इस जगह हम लोगों को आगे अब समझना है कि किस तरह से इसको हम लोगों को मेंटेन करना है, किस तरह से हम लोगों को आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। कंक्लूजन ये है, व्हेन व्हेन टू कंडक्टर rod when two conductor rods are placed very close to each other, then the electromagnetic wave is transmit from one to other, है ना। इसका हिंदी बोल दे रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसको हिंदी में लिख लेना है। जब दो चालक छड़ को एक दूसरे के करीब लाया जाए, जब दो चालक छड़ को एक दूसरे के करीब लाया जाए, फिगर में दिखाएं, जब दो चालक छड़ को एक दूसरे के करीब लाया जाए, तब एक से दूसरे में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होता है। तब एक से दूसरे में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होता है। तब एक से दूसरे में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होता है। देखिए भाई, ये जो प्रयोग हर्ज ने किए थे अपने रूम के एक कोना में, और एक कोना में, रूम के एक कमरा के एक कोना में किया गया प्रयोग इतना फेमस हुआ कि आज अभी दुनिया का लगभग 70-80% आदमी इस चीज़ का यूज कर रहा है। क्योंकि कौन मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, कौन रेडियो, टीवी,
कौन यूज नहीं कर रहा है? सब कोई कर रहा है। इसका मतलब अगर ये प्रयोग नहीं हुआ होता कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करके चलाया भी जा सकता है, आज का ये युग पता नहीं किस ओर होता। लेकिन हर्ट्ज के इस प्रयोग से विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज तो हुआ ही, साबित तो हुआ ही, लेकिन ये कुछ दूर तक चलाने में भी सफल हुए। कैसे चलाने में सफल हुए वो भी आपको बताएंगे। चलिए, इसका आप हिंदी लिख चुके हैं, इंग्लिश में जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में लिख चुके हैं। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है। आगे अब गौर करना है। तो रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें आपका रिकॉर्ड हो गया होगा। ये तो आप वीडियो जब भी देखेंगे तो आपको पीछे में ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम मिटा दिए तो उसमें नहीं रहा, उसमें तो रहेगा ही। अब आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए अब आगे आ गया तो बंद कीजिएगा जनरेटर। क्या है? कीजिए कीजिए। थोड़ी देर के लिए अभी जनरेटर बंद हो रहा है, लाइन आ गया है। तो इस बीच में तब तक ये हो सकता है कटे, तो आपको जवाब देना है तो विचलित ना करें और मन शांत रखेंगे तो पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी होगी और एक एक चीज़ आपको याद भी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे अब हम लोग बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट जो फॉलोड हुआ हर्ज के द्वारा, जो थ्योरी फॉलो किया गया, उस थ्योरी में क्या क्या चीज़ इन्होंने किया, कैसे इन्होंने निकाला कि विद्युत चुम्बकीय तरंग चल रहा है, ये उत्पन्न हुआ, ये चला, कैसे बताया जाए। देखिए उसके लिए आपको ये सिद्धांत बता रहे हैं, गौर कीजिएगा। इस- देखिए भाई, गौर कीजिए। अब यहाँ पर ये डायग्राम जो बना रहे हैं, ये डायग्राम सभी को बनाना है, इस डायग्राम को सभी को बनाना है। देखिए ये डायग्राम कैसा डायग्राम है, गौर कीजिए। ये एक इंडक्शन कॉइल है, इट इज द इंडक्शन कॉइल। इसमें एक कंडेंसर लगा हुआ है और इसमें ये एक इंडक्टर लगा हुआ है। ये एक कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है। कॉइल से इंडक्शन होता है और इसी को इंडक्टर कहते हैं। और ये कंडेंसर कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C है और इसका इंडक्टेंस को हम लोग L लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ से अब हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से जब कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से दो प्लेट है मेटल का, ये दोनों प्लेट है, मेटल का प्लेट है। बोथ आर द मेटेलिक प्लेट, ये मेटल का प्लेट है। इसका नाम है P1, इसका नाम है P2। ये P1 हो गया, ये P2, बोथ आर द मेटेलिक प्लेट। फिगर बनाते जाना है। अगर आपके पास कॉपी और कलम रेडी है तो फिगर बनाते चलिए। यहाँ पर दो बॉल है, ये जो दो बॉल है वो इस तरह का बॉल है। यहाँ पर एक पतले तार से लटका दिया गया है। इस दोनों बॉल को, मेटल का ही होता है, पतले तार से इस तरह लटका दिया गया है। इसके बाद कुछ दूरी पर यहाँ पर जो है इस जगह एक ऑसिलेटर रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ दूरी पर एक ऑसिलेटर रखा हुआ है और ये है, और ये ऑसिलेटर ने डिटेक्टर रखा हुआ है जिसको रिसीवर भी कहते हैं। ये इस तरह से है, इस तरह से है, ऐसा। ये हो गया S1 और ये हो गया S2। ये S1 S2 ये डिटेक्टर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सर्कुलर कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा और सर्कुलर कर देंगे इसको तो यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा वो। फिगर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मन से भाई। देखिए ये है इस तरह से, ये S1 S2 है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिटेक्टर कहेंगे। इट इज़ द डिटेक्टर। अब यहाँ से ये समझना है कि इस जगह जो है, अब ये जो है डिटेक्टर है, इसको रिसीवर भी कहते हैं, रिसीवर। और इसे डिटेक्टर भी कहते हैं, डिटेक्टर। हिंदी में इसे हम लोग ग्राही कहते हैं, ग्राही। अब गौर कीजिए, यहाँ से ये जो है मेटल का प्लेट है और ये क्या है, बॉल है। बॉल ये हो गया B1 और ये बॉल क्या हो गया, B2।
हर्ज ने जिस तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न किया, वही प्रयोग पर हम लोग चल रहे हैं, उसी का ये फिगर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस जगह इन्होंने क्या किए, इस जगह बैटरी लगा दी। बैटरी इस तरह से ये बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है एक स्विच लगा हुआ है, इसलिए ताकि सिस्टम को ऑपरेट किया जा सके। ये स्विच है और ये बैटरी है। यहाँ से इसको इसमें जो है कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हो गया, एक तरह से कह सकते हैं सोर्स, ये सोर्स हो गया। और ये हो गया आपका ऑसिलेटर, या इसको इंडक्शन कॉइल भी कहते हैं। इसको हम लोग इंडक्शन कॉइल भी कह सकते हैं। तो ये आपका फिगर है। अब यहाँ बीच में ये फिगर आ गया है, इसको नहीं उतारना है, इसके बाद इसको उतारना है ध्यान से। अब यहाँ पे कैसे प्रयोग किया उन्होंने, इस बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको ध्यान से समझने के लिए गौर करना है, गौर करना है इस जगह। ध्यान से समझने के लिए गौर ये करना है इस स्थिति में कि इसमें जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन किया गया तो करंट यहाँ से चला। करंट जैसे यहाँ से चला तो करंट के चलते यहाँ जो करंट आया इस प्लेट पर, यहाँ से देखा गया कि इसमें जो है करंट ये इस तरह से तरंग के रूप में जा रहा है। इसमें करंट देखा उन्होंने तरंग के रूप में जा रहा है। तो इससे इसमें करंट तरंग के रूप में जा रहा है। हाँ, और इससे जब इसमें करंट जा रहा है तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बाद देखा गया कि यहाँ से ये वहाँ तक भी जा रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है, और इसमें जाकर वो यहाँ पर देखें तो हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ उत्पन्न हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये चला भी। इससे ये साबित हो गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करके एक दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और यही सिद्धांत को फॉलो करते हुए मार्कोनी वैज्ञानिक ने रेडियो का खोज कर दिया। यहाँ बोल रहे हैं रेडियो स्टेशन में, आदमी दूर दूर सुन रहा है। रेडियो का आविष्कार इसी तरह से हुआ। इसी प्रयोग से, अगर ये प्रयोग आप नहीं समझेंगे तो फिर मार्कोनी का प्रयोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स मतलब क्या, जहाँ से हमको करंट मिल रहा है। अगर आप रेडियो चलाते हैं तो क्या उसमें बैटरी देना पड़ता है ना। अगर रेडियो स्टेशन पर प्रसारण हो रहा है तो वहाँ भी बिजली का जरूरत पड़ता है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उसके लिए सोर्स चाहिए। तो ये हो गया सोर्स। ये कॉइल है, इसमें ना ट्रांसमीटर डेवलप करता है, यानी तरंग को दूर तक भेजने की क्षमता डेवलप करता है। ऑसिलेटर होता है, वाइब्रेट करता है ये इस तरह से, और ये वाइब्रेट करते हैं, इसी को इंडक्शन कॉइल कहते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से इसको हम लोग ऑसिलेटर भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो द ऑसिलेटर, एक तरह से ऑसिलेटर भी है। ये कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ को इस तरह से वाइब्रेशन करके वो दूर तक ले जाता है। जैसे हम बोले, मेरा आवाज़ निकला, क्या निकला, ध्वनि निकला, और इसको वाइब्रेशन करके दूर तक ले गया। तो अगर ये इसमें लगा दिया गया तो ये आवाज़ इस तरह से अब तरंग दूर तक जाएगा, इसीलिए यहाँ ऑसिलेटर लगा हुआ, इसी को इंडक्शन कॉइल भी कहते हैं। अब यहाँ से ये मेटल का प्लेट है, इस मेटल के प्लेट पर ये जैसे आया, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस है, तो यहाँ से इसमें ये मूव कर गया और यहाँ इस पर विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो ये हुआ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। और यहाँ से ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन यानी प्रोपेगेशन। इसको हम लोग प्रोपेगेशन कहते हैं, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन हुआ। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन इस जगह, और ये हो गया प्रोपेगेशन, क्योंकि ये भी हिलने लगा, और ये जब हिलने लगा तो साबित हो गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है चल भी सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकता है। अब देखिए, अब आगे हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का ये प्रयोग जो है हर्ज के द्वारा प्रयोग है, इसी को हम लोग हर्ज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आगे और सारी बात हम लोग करेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या समझना है हम लोगों को। यहाँ पर एल जो है, वेयर, वेयर, ये एल क्या है, एल जो यहाँ पर है ये है इंडक्टेंस,
ये एल क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का हिंदी क्या हुआ, हिंदी होता है इसका प्रेरकत्व। इंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रेरकत्व। और सी क्या है, सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को क्या कहेंगे, धारिकत्व। ये क्या हुआ, धारिकत्व। और यहाँ पर भी क्या है, भी यहाँ पर पोटेंशियल है। भी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का हिंदी क्या हुआ, विभव। इसको हम लोग विभव कहते हैं। तो भी यहाँ जो हम लिखे हैं ये पोटेंशियल है, एल जो लिखे हैं ये इंडक्टेंस है, सी जो लिखे हैं ये क्या है, कैपेसिटेंस है, और के तो यहाँ स्विच है। ये P1 और P2 क्या है, मेटल का प्लेट है। B1 और B2 क्या है, बॉल है। B1 और B2 क्या है, बॉल है। अब गौर करना है हम लोगों को यहाँ पर इस जगह कि देखिए, अब इतना बात आप समझ गए हैं। यहाँ पर अब हमको स्पेस चाहिए, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इस पेज को हम रिलीज कर रहे हैं। चलिए, आप नोट कर चुके हैं सभी स्टूडेंट। अब एक बार फिगर आपको एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिगर को तब हम हटाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए, ये जो है आपका ये बैटरी लगा हुआ है और ये स्विच है, ये सोर्स कहलाया। इतना सा क्या कहलाया, सोर्स। ये इंडक्शन कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ये क्या कहलाया आपका, ऑसिलेटर। यहाँ पर ये मेटल का प्लेट है, ये भी मेटल का प्लेट है, और ये दो क्या है, बॉल है। और यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन किया तो ये वाइब्रेशन हुआ और यहाँ से तरंग इसमें आ गया। इससे विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो गया। देखा, इससे इसमें जा रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो गया। और यहाँ से ये दूर तक भी गया, क्योंकि ये हिलने लगा, जबकि इसमें कोई कनेक्ट नहीं था, कुछ भी संपर्क नहीं था, फिर भी हिलने लगा, वाइब्रेशन करने लगा। इसका मतलब ये दूर तक जा भी सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिसीवर। इसी को क्या कहा गया, डिटेक्टर। क्लियर है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। इस सबको भी आप नोट कर लिए हैं। तो अब देखिए, अब ये समझना है कि इसमें फार्मूला कैसे डेवलप हुआ। फार्मूला पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका वर्किंग का एक्सप्लेन कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आएगा, लेकिन आपको ये बात लिखा हुआ रहेगा तो आगे समझने में आसानी रहेगा। देखिए, अब गौर कीजिए यहाँ पर इसका वर्किंग। वर्किंग, हर एक्सपेरिमेंट का वर्किंग। when the when the induction when the induction coil is in the working position, working position, working position, then then the then the current then the current move through then the current move through the metallic plate P1 and P2 to spherical spherical ball B1 and B2 are suspended through are suspended through are suspended through the plates. Then the electromagnetic wave move from one sphere to other sphere which which
shows the which shows the production of electromagnetic wave, but the receiver S1 and S2 are oscillate. So it proves that the electromagnetic wave is propagates. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवेज प्रोपेगेट्स। देखिए भाई, ये आपका वर्किंग लैंग्वेज है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। फिगर जो बनाए थे, फिगर के बाद इसको कॉपी में लिखना है, क्योंकि वर्किंग लैंग्वेज है। इस सब में वर्किंग लैंग्वेज भी बहुत महत्व रखता है, इसलिए वर्किंग लैंग्वेज भी आपको लिखना है। इसका हिंदी बोल रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉपी में हिंदी में लिखिए। जब जब प्रेरक कुंडली क्रियाशील अवस्था में होता है, जब प्रेरक कुंडली क्रियाशील अवस्था में होता है, तब जब धात्विक प्लेट P1 और P2 से धारा प्रवाहित होता है। धात्विक प्लेट P1 और P2 से धारा प्रवाहित होता है, जो दो गेंद B1 और B2 प्लेट के सहायता से लटकाया गया है। दो गेंद B1 और B2 प्लेट के सहायता से लटकाया गया है। एक प्लेट से दूसरे प्लेट में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होने लगता है। एक गोला से दूसरे गोला में विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होने लगता है, जिससे पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ग्राही S1 और S2 दोलन करता है। इसलिए इससे यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग गमन भी कर सकता है। देखिए भाई, तो ये था आपका वर्किंग इंग्लिश में, और इसका मैंने हिंदी भी बोल दिया है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में लिख लीजिए। चलिए, ये अब आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें आगे वो चीज़ पढ़ेंगे, फार्मूला। किस फार्मूला के द्वारा इसको निकाला गया, तो किस फार्मूला के द्वारा निकाला गया, अब ये समझना है। देखिए कौन सा फार्मूला है। देखिए भाई, अब ये समझना है कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज किया गया, देखिए फार्मूला आपको समझाते हैं। अब फार्मूला समझिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर का जो फार्मूला है, हर वैज्ञानिक ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से लिए। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से इन्होंने जो है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिए। जब हम आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें ये फार्मूला प्रूव होगा। इसलिए अभी आपको समझना है इस फार्मूला के बारे में। इस तरह से हम लोगों को चलना है। देखिए, यहाँ से गौर कीजिए, ये जो रेसिस्टेंस है,
रेसिस्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हो गया। यहाँ पे समझिए ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर यानी प्रेरकत्व का प्रतिरोध, प्रेरकत्व का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर प्रेरकत्व का प्रतिरोध। प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। यहाँ ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी होगा इसका कोणीय आवृत्ति, हिंदी में इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और ये हुआ प्रेरकत्व का प्रतिरोध, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रेरकत्व का प्रतिरोध, तो हिंदी में प्रेरकत्व का प्रतिरोध कहेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, प्रेरकत्व का प्रतिरोध इतना होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपेसिटर, 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 इसका हिंदी हो गया कि धारिकत्व का ओहो, ये यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, मतलब दोलक। यहाँ पे ऑसिलेटर ना लिख करके यहाँ पर आप इंडक्टर लिख लीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। या एक ठीक 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 है, कोई बात नहीं, वहीं रहने दीजिए, यहाँ से चेंज कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये हो गया ऑसिलेटर, ठीक लिखे हैं, इसको कटना नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, यहाँ हो गया रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है ना, तब रेसिस्टेंस से निकाल लेना है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या चीज़ हो रहा है, ओह देखिए भाई, रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर और ये रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर और ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और सी जो है यहाँ पर, ये क्या है, एल यहाँ क्या था, इंडक्टर, और सी क्या है, कैपेसिटर, पीछे बताया। इसको हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे फॉर रिजोनेंस, और रिजोनेंस, और रिजोनेंस, इसका हिंदी हुआ अनुनाद के लिए, अनुनाद के लिए। जब अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, अनुनाद के लिए बताते हैं अभी अनुनाद क्या है। अनुनाद के लिए जब अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा तब क्या होगा, एक बार आप ध्यान से समझिएगा। समझ में तब नहीं आता है जबकि माइंड विचलित हो, जब माइंड परेशान हो, माइंड कुछ और बातों के बारे में सोच रहा हो तो समझ में नहीं आता है। माइंड जब स्थिर हो, उस बातों को समझने के लिए तैयार हो, तो सब समझ में आता है। यहाँ देखिए, एक बार ध्यान से समझिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का निकाल रहे हैं, अभी फिगर में ऑसिलेटर दिखाए थे, उसका फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का निकाल रहे हैं, और जब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इंडक्टर का होता है इतना। ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में है, फिर भी हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। यहाँ पे रेसिस्टेंस इंडक्टर यानी कुंडली का प्रतिरोध इतना होता है, और जब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं तो इसका प्रतिरोध इतना होता है। ये दोनों प्रतिरोध रिजोनेंस यानी अनुनाद, अनुनाद कंपन करता है, अनुनाद पढ़े होंगे आप 11 में। तो यहाँ पर रिजोनेंस में जो है ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाता है, दोनों प्रतिरोध इक्वल हो जाता है। जब ये दोनों प्रतिरोध इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर हो जाते हैं।
एक्सएल जब एक्सी आपस में, क्या कर रहा है लोग, एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाता है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 का जो मान है ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल है, और ये क्या है 1/ओमेगा सी है। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा का मान क्या हो गया 1/√अंडर LC। देखिए भाई, ये हर्ज के द्वारा निकाला गया है, हर्ज के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो ओमेगा का मान कितना हो गया 1/√LC। अब एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, गौर कीजिएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है, इसमें दो तरह का चीज यूज किए हैं, दो तरह का चीज यूज किए हैं। एक कॉइल लगाए हैं और एक कंडेंसर लगाए हैं, एक कॉइल लगाए हैं और एक कंडेंसर लगाए हैं। कॉइल लगाए हैं तो उसका प्रतिरोध इतना होगा, और जो कंडेंसर लगा है उसका प्रतिरोध इतना होगा। सीधा सीधा समझिए, मोटा मोटी ये कॉइल का प्रतिरोध इतना और कंडेंसर का प्रतिरोध इतना, दोनों प्रतिरोध अनुनाद के कारण बराबर हो जाता है। अनुनाद के कारण दोनों प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा। और ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा का मान इतना आ जाएगा। तो ओमेगा का ये फार्मूला हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकल गया। इट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब जल्दी से जो नोट नहीं किए हैं तेजी से नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। एमडी तबीस भारती रिजोनेंस, रिजोनेंस जो है क्लास 11 में भी है और उसका हिंदी अनुनाद होता है। रिजोनेंस में कभी भी दो चीज़ें जब कंपन करती है तो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है रिजोनेंस क्या है। देखिए 11 वाला रिजोनेंस के बारे में एक बार आपको समझाते हैं तो आप रिजोनेंस समझ जाएंगे। आपने सुना होगा कि जब हम लोग पुल पार करते हैं, पुल पार करते हैं, तो पुल आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा पुल, वो 10-20 छोटा छोटा पुल नहीं, बड़े बड़े पुल में क्या होता है, वो पुल ना कंपन करता है, कंपन करता है बड़ा बड़ा पुल। जब बड़ा बड़ा पुल कंपन करता है तो आपने सोचा कि कंपन क्यों कर रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा पुल 3-4 किलोमीटर लंबा वाला पुल जो होता है ना, उसमें हवा जोर से टकराती है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर लंबा पुल कहाँ बनेगा, जहाँ की लंबी नदी होगी। लंबी नदी अगर होगी इसका मतलब एरिया क्या है, वहाँ सूना एरिया है, घर द्वार बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो सूना एरिया में हवा बहुत तेज चलती है, हवा बहुत तेज चलती है तो पुल से टकराती है, तो वहाँ पर फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है। जब उस पे पुल पे गाड़ी चलती है तो वहाँ पे कंपन से फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। गौर कीजिएगा, जब हवा टकराया तो फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, और उस पर गाड़ी चला तो फोर्स बार की फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया उसी को अनुनाद कहते हैं, उसी को अनुनाद कहते हैं। और अगर अनुनाद हो गया तो पुल बहुत जोर से दोलन करता है और पुल टूट भी सकता है। इसलिए आर्मी को पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहां पे अनुनाद उत्पन्न हो सकता है, पुल टूट सकता है, और इसीलिए वहां पर उसको कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने के लिए कहा जाता है। तो यही अनुनाद है, इसी को अनुनाद कहते हैं। अब कहेंगे आप यहाँ पर अनुनाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा इंडक्शन कॉइल में दो चीज लगा है, एक कुंडली लगा है कॉइल वाला, और उसका हो गया ये प्रतिरोध, और दूसरा क्या लगा है, दूसरा कंडेंसर लगा है, कंडेंसर जो लगा है उसका हो गया ये प्रतिरोध। दोनों जब बराबर हो जाएगा उसी को अनुनाद कहते हैं, और ये जब अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा तो फिर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, तब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान इतना आ जाएगा। समझ गए आप यहाँ तक। अब चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, इसको नोट भी कर चुके हैं। अब आगे यहाँ पर जो बढ़ना है हर्ज का एक्सपेरिमेंट में, अब गौर कीजिए, ये सब बहुत टिपिकल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रयोग। और देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो निकाले हैं वो हम लोगों के पास क्या है, वी हैव वी हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू, अभी तुरंत क्या निकाले, ओमेगा इक्वल टू अभी तुरंत क्या निकाले 1/√LC निकाले ना, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC निकाले ना अभी तुरंत। अब गौर ये करना है, 1/√ जब LC हुआ तो इस कंडीशन में अब ये देखना है, बट बट ओमेगा का जो मान है 2πN होता है,
ओमेगा का मान क्या होता है 2πn, 2πn होता है। ये n यहाँ क्या है, n इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, n क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, n इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और n का मान तक क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा ओमेगा बाय 2π। n का मान कितना हो जाएगा ओमेगा बाय 2π। अब यहाँ पे 1/2π और इंटू क्या हुआ ओमेगा, 1/2π इंटू क्या हुआ ओमेगा। यहाँ पे n इक्वल टू 1/2π। ओमेगा का मान क्या है हम लोग के पास, ओमेगा का मान क्या है हम लोग के पास 1/√LC। यही इसका फार्मूला हो गया, इट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही फार्मूला बताए थे वैज्ञानिक हर्ज ने, और इसीलिए इस फार्मूला के सहायता से दोलन फ्रीक्वेंसी का परिभाषा इन्होंने ही दिया था। तो फ्रीक्वेंसी का परिभाषा हर्ज ने ही दिए थे, इसलिए हम लोग सम्मान से फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन हर्ज वैज्ञानिक ने ही दिए थे, और ये सारे सिद्धांत हर्ज वैज्ञानिक ने ही बताए थे, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या पड़ा, हर्ज पड़ा। अब देखिए, अब गौर करना है हम लोगों को यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी का अब डिफिनीशन यहाँ पर आ गया, डिफिनीशन फ्रीक्वेंसी का आ गया यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का हिंदी है आवृत्ति। अब देखिए, तो हर्ज वैज्ञानिक ने फ्रीक्वेंसी का परिभाषा दिए, क्योंकि वहां पर जो वो जो बॉल दोनों है क्या कर रहा था, दोलन, उसी दोलन के दौरान उन्होंने ये परिभाषा दी। तो गौर करना है, द नंबर द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड is called frequency. The number of oscillation per second is called frequency. इसका हिंदी है प्रति सेकेंड दोलन की संख्या, प्रति सेकेंड दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकेंड दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखिए भाई, तो ये जो फार्मूला आया फ्रीक्वेंसी का, इसी फार्मूला के आधार पर हर्ज वैज्ञानिक ने फ्रीक्वेंसी का परिभाषा दिए, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी का मात्रक उनके नाम पर हर्ज रखा गया। अब देखिए, तो यह है हर्ज, यहीं से पड़ा उनका मात्रक। अब गौर कीजिए, ये फ्रीक्वेंसी का तब मान अब कितना होगा, इसका आप लिख चुके हैं, यहाँ तक पूरा लिख चुके हैं, लिखा गया जी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए आगे, अब मान कैसे निकाला गया कि विद्युत चुंबक की तरंग कितनी दूरी तक चला। अब ये देखना है कि विद्युत चुंबक की तरंग कितनी दूरी तक चला, ये अब समझना है। देखिए, इसको समझने के लिए गौर करना पड़ेगा इस तरह से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया 1/2π 1/√LC। फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो गया 1/2π 1/√LC, यही हुआ ना। फ्रीक्वेंसी का मान हो गया 1/2π 1/√LC। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो मान इतना आया, इस स्थिति में इस मान को हम लोग कैसे आगे लेकर चलेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले गौर कीजिए यहाँ पर कि ये जो मान आया, ये L और C का मान जब उन्होंने रखा तो ये फार्मूला तो उन्होंने यूज किया। L यहाँ पर क्या है, इंडक्टेंस है, L क्या है इंडक्टेंस, और C यहाँ क्या है कैपेसिटेंस है, ये पीछे भी बताए हैं। ये यहाँ पर इंडक्टेंस था और ये कैपेसिटेंस है। अब पता है सभी को C इक्वल टू फार्मूला होता है n लेमडा, C इक्वल टू फार्मूला कितना होता है n लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा C/n, लेमडा इक्वल टू कितना होगा C/n। C का मान होता है 3 × 10⁸,
ई का मान होता है 3 × 10⁸। एक बात और आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का मान अ, विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का मान मैक्सवेल वैज्ञानिक ने ही बताए थे, और उन्होंने पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग उतना ही होता है जितना प्रकाश का होता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जब प्रकाश के बराबर है तो प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश हम लोग तभी पढ़ना अच्छा रहेगा, लाइट ऑप्टिक्स तभी पढ़ना अच्छा होगा जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग समझ जाएंगे, क्योंकि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और बिना विद्युत चुंबकीय तरंग को पढ़े प्रकाश को पढ़ना अच्छी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग को पढ़ करके जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, तो गौर कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू हो गया C/n। अब एन का मान, एन का मान, एन का मान यहाँ पर जो है एन इक्वल टू ये हो गया 5 इंटू यानी कि 50 मेगाहर्ज, 50 × 10⁶। यानी फ्रीक्वेंसी का जो मान यहाँ पर लिया गया एन इक्वल टू जो प्रैक्टिकल मेथड से आया वो 50 मेगाहर्ज आया। इनके मेथड से, हर्ज के मेथड से प्रैक्टिकल द्वारा फ्रीक्वेंसी का मान कितना आया, 50 मेगाहर्ज। ये 50 मेगाहर्ज जो फ्रीक्वेंसी उनके मेथड से आया, इसी फ्रीक्वेंसी का यूज यहाँ उन्होंने किया। C इक्वल टू एन लेमडा, क्लास 11 में फार्मूला है V इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ पे V फ्रीक्वेंसी होता है, V वेग होता है, जैसे C यहाँ वेग है, एन फ्रीक्वेंसी है और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे लेमडा जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान क्या होगा, C/n। ये C लेमडा यहाँ पर आपका वेव लेंथ है, इट इज वेव लेंथ, ये आपका वेव लेंथ है। इसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, लेमडा का मान क्या होगा। इसको जब यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 पावर ये 6 और 7, तो यहाँ पर आ गया 3 और इंटू आ गया 10 और बाय क्या हो गया 5। और इस तरह से यहाँ से हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 6 मीटर। तो वेवलेंथ कितना हो गया 6 मीटर। इसका मतलब है कि हर वैज्ञानिक अपने प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग को 6 मीटर तक चलाने में सफल हुए। 6 मीटर तक, यहाँ से दूर 6 मीटर तक चलाने में सफल हुए। और इससे ये साबित हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करके चलाया भी जा सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करके चलाया भी जा सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकली एंड propagate for some distance about 6 meter according to the Hertz experiment. According to Hertz experiment, the electromagnetic wave can be produced practically and move for 6 meter by the mathematical process also. यहाँ पर अब गौर करना है, ये 6 मीटर तक चल भी सकता है। तो ये था आपका हर्ज का प्रयोग। यहाँ पर एक लाइन नीचे में लिख दीजिए, इस जगह नीचे में एक लाइन लिख दीजिए, हैंस हैंस electromagnetic wave can can produced practically and and move for 6 meter distance and move for 6 meter distance। इसका हिंदी हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रायोगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रायोगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और 6 मीटर दूरी तक चलाया जा सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक विधि द्वारा और 6 मीटर दूरी तक चलाया जा सकता है। तो ये था हर्ज का एक्सपेरिमेंट। हर्ज का और भी बहुत सारे सिद्धांत है, आपको बताएंगे। आज ये हर्ज का एक्सपेरिमेंट अभी तक आपने पढ़ा। अब कल जो पढ़ाए थे कि इक्वेशन के बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, उस मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, मैक्सवेल का इक्वेशन कल बताए थे, आज हम हर्ज का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे, लेकिन मैक्सवेल का इक्वेशन अब आपको जो कल बताए थे उसको बता रहे हैं। गौर कीजिए। देखिए भाई, थोड़ा देर और क्लास होगा अभी, उसके बाद फिर छुट्टी होगी।
देखिए, कल बता रहे थे मैक्सवेल का इक्वेशन, मैक्सवेल का इक्वेशन कल बता रहे थे, याद है ना? बोले थे मैक्सवेल का इक्वेशन वो एक होता है जिसमें मैक्सवेल को ये लगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जहाँ जहाँ लगा पूरे फिजिक्स में उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पे जो फार्मूला मिला उसी फार्मूला को उन्होंने इक्वेशन माना, और इस आधार पर मैक्सवेल वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय तरंग का 4 इक्वेशन माना है। हाँ, एक और लिया है लॉरेंज फोर्स को, तो उस तरह से मिला करके 5 हो जाता है। तो देखिए, तो कल एक बताए थे, लेकिन आज जब क्लास आए तो थोड़ा सा क्लास लेट हो गए थे हम, और इसीलिए हमको ध्यान नहीं रहा कि कल जो मैक्सवेल इक्वेशन बताए हैं वहीं से आगे बढ़ना है। तो हमको ध्यान में आ गया कि वहाँ तो पूरा हो गया है, मैक्सवेल इक्वेशन बता दिए हैं, और इसीलिए लगा मुझे कि वो पूरा हो गया है, और इसीलिए हम हर एक्सपेरिमेंट आज शुरू कर दिए थे। लेकिन आपकी कॉपी में कल का वो पॉइंट होगा, वहाँ से आप आगे इसको मेंटेन कर लीजिएगा। देखिए, तो गौर कीजिए, यहाँ से ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल बताए थे। इसमें फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ से हम लोग कुछ देखना है। यहाँ कल बताए थे कि इस जगह ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस के थ्योरम में आई नेट इक्वल टू होता है, कितना होता है? क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का थ्योरम। इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आई नेट इक्वल टू क्यू नेट और बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू नेट और बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका मैक्सवेल का पहला समीकरण। इट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर वन गॉस लॉ से उन्होंने इक्वेशन नंबर वन चुना। गॉस लॉ से उन्होंने क्या चुना? इक्वेशन नंबर वन। इट इज इक्वेशन नंबर वन। स्टेटमेंट आप सबके पास होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट सिंसियर नहीं होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं लगातार पूछते हैं कि सर क्लास कब चल रहा है, क्या चल रहा है। कुछ अभी भी सोया हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आराम से घर में खा रहा पी रहा सो रहा, बाद में जगेगा पूछेगा सर मेरा छूट गया। तो समस्या है, सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, अब गौर कीजिए, इसका स्टेटमेंट कर लिखे थे, लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं। ओवर ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज्ड, ओवर द क्लोज्ड सरफेस, over the closed surface, the the net electric flux, the net electric flux is equal to 1 by epsilon naught times of net charge, 1 by epsilon naught times of net charge। इसका हिंदी हुआ, किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। चलिए, हो गया, नोट कर लिए सब कोई, इसको कल भी बताए थे। अब इसमें से दूसरा पॉइंट देखिए। इधर का भी हो गया होगा सबका। देखिए, अब इसमें दूसरा पॉइंट है,
देखिए भाई, अब यहाँ से समझिए। नंबर 2, देखिए, तो पहला समीकरण उन्होंने मैक्सवेल ने कहाँ से चुना? विद्युत चुंबकीय तरंग का पहला समीकरण उन्होंने कहाँ से चुना? गॉस के प्रमेय से। अब दूसरा समीकरण उन्होंने चुना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय तरंग का एक नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, वहां से उन्होंने दूसरा समीकरण चुना। देखिए, दूसरा समीकरण जो चुना उन्होंने कहाँ से चुना, इसका हिंदी हुआ फैराडे का विद्युत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखिए भाई, तो दूसरा इन्होंने मैक्सवेल ने कहाँ से लिया? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखिए, इसमें इन्होंने क्या लिया? द द इंड्यूस्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द coil the induced EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux इसका हिंदी हुआ प्रेरित का हिंदी हुआ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के सीधा समानुपाती होता है सीधा समानुपाती होता है सीधा समानुपाती होता है। देखिए भाई, तो पहला जो समीकरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, मैक्सवेल ने कहाँ से चुने? गॉस के नियम से। दूसरा कहाँ से चुने? फैराडे के नियम से। तो दूसरा कहाँ से चुने? फैराडे के नियम से। तो दूसरा फैराडे के नियम से चुने। ये जो फैराडे के नियम से उन्होंने चुने, ये तो कल चल रहा था, फिक्स हो गया क्या ये? देखिए, इसको दिखाएंगे आगे आपको। ये जैसे ही मैग्नेट इसमें जाएगा, चुंबकीय लाइन इस पर आएगा और यहाँ से सुई इधर आ जाएगा, जबकि कोई टच नहीं होगा दोनों में। बिना टच के ही मैग्नेट को इधर लाने से चुंबकीय रेखा इस पर आती है और ये सुई गैल्वेनोमीटर की सुई घूम जाती है। ये बताता है कि मैग्नेट के आने से करंट आ गया है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। इसलिए विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर ये एक कुंडली है और यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट को ला रहे हैं, एक मैग्नेट यहाँ पर हम लोग ला रहे हैं। ये मैग्नेट यदि हम ला रहे हैं, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं इसमें प्रवेश करती हैं और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आती है। इस प्रकार से चुंबकीय रेखाएं इसमें प्रवेश करती हैं।
तो जितनी चुंबकीय रेखाएं इसमें प्रवेश करेगी उतना चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर बढ़ेगा। तो ये चुंबकीय रेखाएं विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये चुंबकीय रेखाएं विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर उत्पन्न हो रहा था। इसलिए मैक्सवेल ने देखा कि ये जो फैराडे ने नियम दिया है भाई, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका भी समीकरण उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण मान लिया। जहां जहां मैक्सवेल को लगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रहा है किसी वैज्ञानिक के थ्योरी में, उसको भी उन्होंने अपने थ्योरी में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर ये विद्युतीय चुंबकीय रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइंस है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस। ये जो है मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस। और यही मैग्नेटिक लाइंस उत्पन्न कर रहा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कर रहा है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यहाँ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ। इस प्रयोग से साबित हो गया कि करंट यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पे जो समीकरण आया है, क्या समीकरण आया, यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस और ये डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल, यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वल टू ये हो जाता है डी फाई आर बाय डी टी। तो यही इसका समीकरण है। देखिए इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करके ऊपर से लिख दे रहे हैं, जगह यहाँ कम हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं, नीचे में जगह कम हो रहा है। देखिए गौर कीजिए भाई, यहाँ पर इस जगह हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू यह हो गया माइनस डी फाई बाय डी टी। इसी को इंटीग्रेशन के रूप में इच माइनस ये यहाँ पर इस तरह से लिखा गया। आप ये कहेंगे ये कहाँ से आ गया, सब बताते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो लगेगा कहाँ से आ गया। बताए होंगे गॉस थ्योरम वाला चैप्टर में ही, ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बटे डी आर। तो डी वी का मान क्या होगा, ई इंटू डी आर, वही हो गया ई इंटू डी एल, वही डी वी ई है, समझ गए, डी वी ही ई है और ये ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर क्या हो गया, डी एल हो गया, वही फार्मूला है जो पढ़े हैं आप। अब यहाँ पे कोई नया फार्मूला नहीं है, तो यह हो गया माइनस डी फाई बाय डी टी, यही निकल गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और ये मैक्सवेल का क्या बना, दूसरा समीकरण। तो मैक्सवेल का ये दूसरा समीकरण हो गया। तो मैक्सवेल का फैराडे का नियम से जो समीकरण लिया उसे दूसरा समीकरण बन गया। तो पहला समीकरण कहाँ से बना, गॉस के नियम से। दूसरा समीकरण कहाँ से बना, फैराडे से। अब दो ठो अभी और है, उसको भी पूरा कर लेना है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। कभी कभी टाइम, आज कितना टाइम हो गया है, एक 15 मिनट और लगेगा, उसके बाद पूरा हो जाएगा पूरा। देखिए तो गौर कीजिए, अब इसको पहले मिटाना पड़ेगा, लिख लिया इन सब है। देखिए इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ये तो फैराडे के नियम से ये दूसरा समीकरण हो गया। अगर हम लोगों का कोर्स समय पे समाप्त होगा तो फिर रिवाइज करने का काफ़ी मौका मिलेगा। और देखिए आगे, यही होता है तो वहाँ से आ जाता ना, थोड़ा सा आसानी रहता है निकालने में। देखिए अगला नंबर, अगला नंबर है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मतलब चुंबकत्व में जो गॉस का नियम था उसको भी मैक्सवेल ने एक समीकरण माना। देखिए इसका हिंदी हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबकत्व के गॉस का नियम, चुंबकत्व के गॉस का नियम। देखिए भाई, चुंबकत्व के गॉस का नियम, चुंबकत्व के गॉस का नियम क्या है, गौर करना है।
द द सरफेस द सरफेस इंटीग्रल the surface integral of magnetic field is surface integral of magnetic field in closed path is equal to 0 इसका हिंदी हुआ किसी बंद रास्ते पर किसी बंद, देखिए भाई लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये सब चैप्टर जो चल रहा है अभी ऑनलाइन, ये फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कॉपी में आप सबको नोट करते जाना है। ये सोच के मत रहना है कि अभी ऑनलाइन चल रहा है तो बाद में यही ऑफलाइन में चलेगा, ये सब ऑफलाइन में अब नहीं चलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट, जितने सारे बैच के स्टूडेंट हैं, सभी बैच के स्टूडेंट को ये सलाह दी जाती है कि वो अवश्य ही अपनी कॉपी में नोट करते चलिए इसको, क्योंकि ऑफलाइन खुलने के बाद दूसरा चैप्टर होगा, ये चैप्टर का समय नहीं बचेगा, इसलिए इसको करते चलिए। किसी बंद रास्ते पर चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन का मान शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है। देखिए भाई, अब ध्यान देना है कि चुंबकत्व के गॉस का नियम, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, एक एक लाइन का स्टेटमेंट है, आराम से याद हो जाएगा। किसी बंद रास्ते पर चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन का मान शून्य के बराबर होता है। यहाँ देखिए, ये मैग्नेट है, इसका फिगर हम यहाँ पर आपको बना दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मैग्नेट, ये देखिए मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक लाइन निकल रहा है, इधर से इधर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रहा है, ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में आ रहा है, इसका फिगर हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये जो है सब नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में आ रहा है। तो यहाँ से ये नॉर्थ पोल से निकला और ये साउथ पोल में आया, नॉर्थ पोल से निकला, ये साउथ पोल में आया। ऐसा अनेकों अनेक लाइन है, इस फिगर को आपको बनाना है। देखिए, इस तरह से आया, इस तरह नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में आया, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर ना एक क्लोज्ड लूप बन गया, ये भी एक क्लोज लूप हो गया, ये भी एक क्लोज लूप हो गया। इस क्लोज लूप में गॉस वैज्ञानिक ने चुंबकत्व में नियम दिए हैं। यहाँ पर ये जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पे इस आधार पे इन्होंने ये लूप हो गया, यही हो गया क्लोज्ड पाथ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड पाथ। इसी क्लोज्ड पाथ में ये जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस, इसका जो मान है ये कितना होगा, 0 होगा। यही नियम जो है तीसरा समीकरण कहलाया, इट इज थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल का ये तीसरा समीकरण कहलाया, जो कि दिया था किसने, गॉस वैज्ञानिक ने। कब दिया था, चुंबकत्व में। तो चुंबकत्व में गॉस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए नियम को, जो फार्मूला आया, उसे मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का तीसरा समीकरण माना। अब एक चौथा समीकरण पे चलते हैं, इसको नोट कर लिए हैं, इंग्लिश हिंदी फिगर ये भी आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो ये भी फिगर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लोज लूप बन रहा है, यहाँ पर भी क्लोज लूप इस तरह से फॉर्म करेगा, इस तरफ इधर भी क्लोज लूप फॉर्म करेगा, और इस तरह से क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। बाकी इसका डिटेल्स जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तब इसका डिटेल्स और वहाँ पर प्रूफ भी आएगा, इसका पूरा प्रूफ आएगा मैग्नेटिज्म में। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है अब
देखिए अब नेक्स्ट नंबर, बहुत से स्टूडेंट थक गए होंगे, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए भाई, चौथा समीकरण, चौथा समीकरण आप इसी चैप्टर में पढ़े हैं, चौथा समीकरण इसी चैप्टर में पढ़े हैं। चौथा समीकरण जब इसी चैप्टर में पढ़े हैं तो ये क्या है चौथा समीकरण, देखिए इसका देखिए इसका हिंदी हुआ एम्पियर, एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, एम्पियर मैक्सवेल का नियम। तो चौथा समीकरण जो है इसी चैप्टर का है जो आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर अब गौर करना है, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है इसमें क्या कहा गया, द द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करेंट। इसका हिंदी है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन का मान कुल धारा का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यही है इस चैप्टर का मेन। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा है, इसमें से एक फिगर हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये फिगर हो सकता है आपको लग रहा हो, ऐसा फिगर एक बताए थे ऐसे करके कि S1 क्षेत्र है यहाँ तार तक, बीच में वहाँ कंडेंसर का प्लेट के पास S2 क्षेत्र है, तो वही है, ये इधर का क्षेत्र S1 है, इधर का क्षेत्र S2 है। इसका हम फिगर यहाँ अलग से बता दे रहे हैं। देखिए इसका फिगर समझ लीजिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, कंडेंसर का ही प्लेट है। सर्कुलर प्लेट ले सकते हैं या रेक्टेंगुलर प्लेट ले सकते हैं। यहाँ से इसमें जो करंट आया और इधर जो करंट गया, तो इस जगह जो बीच में करंट जा रहा है, बीच में जो करंट जा रहा है, ये जो करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हो गया कंडक्शन करंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये क्या हो गया, कंडक्शन करंट। तो यही बात इन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर मान होगा, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इसका जो मान है, इसको विस्तार से आपको कल के क्लास में पढ़ाए हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इसका जो मान है ये म्यू नॉट और ये आई सी प्लस आई डी के इक्वल होगा। और यही समीकरण जो है मैक्सवेल ने अपना चौथा समीकरण माना। तो यहाँ पर ये जो है इसका फोर्थ इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। तो अभी तक हम लोग मैक्सवेल के द्वारा दिए गए 4 इक्वेशन पढ़ चुके हैं, और 4 इक्वेशन में हर जगह ये बात साबित हो गया है
कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न किस तरह होता है। अगर विद्युत बल रेखाएं हैं तो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अगर चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अगर विस्थापन धारा है तो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस सारी स्थिति में यह साबित हो गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग बहुत सारे स्थानों पर अनुभव करते हैं, लेकिन उसे देख नहीं पाते। देखना एक ही तरंग को संभव है विद्युत चुंबकीय में, वह है प्रकाश। इसी को लिए इसको दृश्य तरंग भी कहते हैं। तो कल के क्लास में आपको बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है और किन किन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपना प्रयोग किया। तो कल बताएंगे आपको जगदीश चंद्र बोस का प्रयोग, जो हम लोगों के देश के वैज्ञानिक थे इंडिया के, जेसी बोस का एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कल बताएंगे मार्कोनी का एक्सपेरिमेंट, और उसी में बताएंगे आपको रेडियो के बारे में। रेडियो के बारे में आज ही बताना था, लेकिन हो ये जाता है कि कोई पॉइंट स्टार्ट होने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है और टाइम तो लग ही जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतनी देर तक शांतिपूर्वक मन शांत करके पढ़ाई किया, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। जो कोई भी दिक्कत हो फिर भी तो आप फिर पूछ सकते हैं हमसे, और आप के लिए नंबर आपके पास है ही, आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। फिर क्लास ओपन होगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। पूछने की कोई मनाही कभी नहीं रही है, ना रहेगी, और इसलिए आप सभी मन से पढ़ें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू।